स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो चलिए हम पिछले क्लास में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध तक पहुंचे थे और ये समझे थे कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उस पदार्थ का लंबाई, क्षेत्रफल, आकार इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कभी भी जो प्रतिरोधकता है वो किसी पदार्थ की प्रॉपर्टी पर या पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है और एक पदार्थ का केवल एक ही प्रतिरोधकता हो सकता है जब तक कि ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ओम के नियम का हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ वहाँ नहीं देखे थे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ओम का नियम क्या लिखे थे हम? V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू IR। ठीक है, अब ग्राफ बनेगा V और I में। इधर बन गया V, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है और इधर बन गया I। तो देखिए V और I दोनों का घात एक है। V का घात भी एक है और I का घात भी एक है। आप ध्यान से देखें तो अगर ऐसा लिख रहे हैं V समानुपाती है I, तो इसको वैसा लिख सकते हैं Y समानुपाती है X के, क्योंकि X में क्या है? I है और Y में क्या है? V है। जब इसको हटाएंगे KX ऐसा बन गया और y इक्वल टू KX, आपने y इक्वल टू MX प्लस C पढ़ा है सीधी रेखा का। सीधी रेखा का ग्राफ क्या पढ़ा है? y इक्वल टू MX प्लस C, और वो इस तरीके से बनता था। ये होता था C का मान, ये होता था थीटा, तो M का मान आप लिखते थे tan थीटा के बराबर। ठीक है, और ये y और ये x, ये सीधी रेखा। हमारे इक्वेशन में m का मान k है और x का मान x है, c का मान 0 है, तो हमारा ये 0 से चालू होगा इस तरीके से। और बात करें m को, तो m को बोलते थे हम प्रवणता। m को बोलते थे प्रवणता। ठीक है, तो देखेंगे तो ये सीधी रेखा है, क्योंकि I का घात एक है, V का घात एक है। जब दोनों तरफ X और Y दोनों में घात एक एक हो तो सीधी रेखा का ग्राफ बनता है। X को 0 रखेंगे तो Y भी 0 आएगा, X को 0 रखेंगे तो Y भी 0 आएगा। ठीक है, और जो ये अगर थीटा है तो हम थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? M। थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? M। यहाँ पर हमारा k लिखो तो भी चलेगा, m लिखो तो भी चलेगा। ये क्या है? प्रवणता है। अब देखिए यहाँ से हम r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई I। r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई I। अब यहाँ प्रवणता देखिए आप, k हमारा प्रवणता है तो k इक्वल टू क्या लिखेंगे? y बाई x, और यही वो k है प्रवणता tan थीटा, y बाई x। ठीक है क्या? यहाँ पर देखिए आप v बाई I, v हम बनाए हैं y एक्सिस पर और I बनाए हैं x एक्सिस पर, तो ये y बाई I किसके बराबर है? k, और k क्या है? प्रवणता, यानी कि ये क्या है? प्रवणता। अब बात है कि इससे क्या सवाल बनेगा। क्वेश्चन दे दिया आपको कि बताइए ये किसी तार एक है, ये कोई तार दो है, ये V और I के बीच का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? VI ग्राफ
का प्रवणता प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहां सवाल पूछेगा कि तार 1 का प्रतिरोध ज़्यादा है या तार 2 का, तो हम क्या कहेंगे, VI ग्राफ का प्रवणता प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, जिसका प्रवणता ज़्यादा है उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। अब 1 और 2 में देखें तो किसका प्रवणता ज़्यादा है, जिसका कोण ज़्यादा है, जिसका θ2 और ये θ1, तो θ2 ज़्यादा है θ1 से, तो tan θ2 भी ज़्यादा होगा tan θ1 से, और tan θ क्या है, प्रवणता। ठीक है, क्या, तो प्रवणता दूसरे का ज़्यादा है प्रवणता पहले से, यानी कि प्रतिरोध दूसरे का ज़्यादा है प्रतिरोध पहले से। ठीक है, क्या, तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है। एक तो ये सवाल बनेगा, VI ग्राफ का प्रवणता प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, और दूसरा आपको ऐसा दे के पूछ दे कि किसका प्रवणता ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो हम देखे थे, एक है प्रतिरोध देखे थे, एक होता है चालकत्व और एक होता है चालकता। ठीक है, चालकत्व को हम दिखाते हैं G से और चालकता को हम दिखाते हैं सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, चालकत्व ये होता है 1/प्रतिरोध, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। G बराबर 1/R। इकाई देखें हम G का, R का इकाई होता है ओम, R का इकाई होता है ओम, तो ये क्या हो गया, ओम इनवर्स। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकता है, 1/ओम, तो इसी को कैसे लिख सकता है, ओम इनवर्स। ठीक है, क्या, इसी ओम इनवर्स को और लिख देता है महो, ये भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब सही है। 1/ओम लिखो, 1/ओम लिखो, ओम इनवर्स लिखो। ठीक है, या इसी को महो लिखो या ऐसे महो लिखो, सब सही है इनमें। अच्छा, इसको एक और नाम है, ओम इनवर्स या महो का एक और नाम है, वो है साइमन। ये भी सही है। अब देखते हैं चालकता। ये होता है 1/प्रतिरोधकता। चालकता को सिग्मा से दिखाए, प्रतिरोधकता को हम रो से दिखाएं, तो क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। इकाई देखें, रो का इकाई हम पढ़ चुके हैं ओम मीटर, या इसी को लिख दें 1/ओम
ओम मीटर, या इसी को लिख दें ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को और क्या क्या लिखा जा सकता है, महो लिखा जा सकता है, ओम इनवर्स लिखा जा सकता है ऐसे, और महो मीटर इनवर्स इस, है ना, महो मीटर इनवर्स। तो इस तरीके इसी महो को और क्या लिखा जा सकता है, साइमन। तो ऐसा लिखा रहेगा साइमन मीटर इनवर्स। ये सब चालकता का यूनिट है। और सही बात तो ये है कि जहाँ जहाँ पर आप ओम इनवर्स लिखे हैं इसको महो बोलते हैं। बहुत सारे बुक में इसको ऐसे भी कर दिया जाता है, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सबको आप उल्टा ही कर दें कि सर इसका स्पेलिंग को उल्टा करें तो उसका इन्वर्स हो गया तो बाकी में भी होता है, ऐसा नहीं है। केवल इसी में ऐसा है कि ओम इन्वर्स को महो बोला जाता है, ओम का उल्टा महो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको इन्वर्स में आप उल्टा ही करते जाएं, ठीक है। ये केवल इसी केस में ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन, तो दो प्रकार के संयोजन आपको देखने को मिलेगा। एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर संयोजन। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि पहला प्रतिरोध जहां खत्म होगा दूसरा प्रतिरोध वहां चालू होगा, दूसरा प्रतिरोध जहां खत्म होगा तीसरा प्रतिरोध वहां चालू होगा। इसका मतलब पहले प्रतिरोध का अंत बिंदु दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु होगा, दूसरे प्रतिरोध का अंत बिंदु तीसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु होगा, तीसरे प्रतिरोध का अंत बिंदु चौथे प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु होगा। इस तरीके के संयोजन को श्रेणी संयोजन कहा जाता है। ये देखिए, पहला जहां खत्म हुआ दूसरा वहां चालू हुआ, दूसरा जहां खत्म हुआ तीसरा वहां चालू हुआ, इस तरीके से जुड़ा रहेगा। इसमें एक बैटरी लगा देते हैं या सेल लगा देते हैं, ऐसा V। इसको मान लेते हैं R1 है, इसको मान लेते हैं R2 है, इसको मान लेते हैं R3 है, और ज़्यादा हो सकता है R4 R5 जो भी। तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब कि हम ये संयोजन क्यों पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि इन तीनों प्रतिरोध को हटा के, इन तीनों प्रतिरोध को हटा के एक सिंगल प्रतिरोध लगाएं और वो बिल्कुल वैसा ही प्रभाव दे जैसा ये तीनों मिल के दे रहे हैं। मतलब हम इसको ऐसा बनाना चाह रहे हैं, इसको ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि इन सबको हटा के केवल एक प्रतिरोध लगाएं और वो एक सिंगल प्रतिरोध बिल्कुल वैसा ही प्रभाव दे, जैसा इस परिपथ को वैसा ही प्रभाव दे जैसा ये तीनों मिल के दे रहे हैं। मतलब इन तीनों के परिणामी एक सामान्य एक हम प्रतिरोध लगाना चाह रहे हैं और इसको बोला जाता है तुल्य प्रतिरोध। बाकी सब चीज़ समान होना चाहिए। V है, अगर इसमें धारा I प्रवाह हो रहा है तो इसमें भी धारा I ही प्रवाह होगा। हम इन तीनों को हटा के एक सिंगल लगा दिए, एक प्रतिरोध लगा दिए और ये तीनों मिलकर जैसा प्रभाव दे रहे हैं उसके तुल्य है ये, मतलब अकेले उतना ही वैसा ही प्रभाव देगा इस परिपथ को। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से जब धारा जा रहा है तो धारा के पास केवल एक ही रास्ता है,
यही रास्ता, जो धारा R1 में जाएगा वही धारा R2 में जाएगा, वही धारा R3 में जाएगा। ठीक है, जो धारा R1 में जा रहा है वही धारा R2 में जा रहा है, वही धारा R3 में जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। लेकिन सभी प्रतिरोधों में विभवांतर भिन्न होती है। देखिए, ये दोनों किसी अलग बिंदु के बीच में हैं, ये दोनों किसी अलग बिंदु के बीच में हैं, ये दोनों किसी अलग बिंदु के बीच में हैं। इसका मतलब अगर इसका विभवांतर V1 है तो इसका विभवांतर V2 हो जाएगा, इसका विभवांतर V3 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे विभवांतर को ये तीनों मिलके बांट लेंगे, तो सभी प्रतिरोधों में विभवांतर भिन्न होती है। ठीक है, अब देखिए ओम का नियम लगाते हैं हम, ओम का नियम लगाते हैं तो यहाँ से V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IR, यहाँ से V इक्वल टू IR। अब यहाँ से देखिए V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I2 R2, V3 इक्वल टू I3 R3। अब यहाँ क्या लिखे हैं, सभी प्रतिरोधों में विभवांतर भिन्न होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस, अच्छा काम करते हैं हम यहीं से चालू करते हैं, क्योंकि हमने लिखा है कि सभी प्रतिरोधों में विभवांतर भिन्न होती है। भिन्न होती का मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे। अब V इक्वल टू कहाँ लिख दिए, IR यहाँ से लिख दिए, और V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस V2 इक्वल टू I2 R2 प्लस V3 इक्वल टू I3 R3। कहाँ से लिखे, ओम के नियम से। यहाँ से हम V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, V इक्वल टू IR होता है तो V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I2 R2, V3 इक्वल टू I3 R3। लेकिन हम क्या पढ़ें, सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है, यानी कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I, सभी सेम है। तो इधर क्या हो गया, लेफ्ट साइड IR, राइट साइड I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ से I को उभय निश लेके इधर क्या इसे काट देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और रहता तो ऐसे जुड़ते जाता। तो इस प्रकार से संयोजन बनेगा। कहना क्या चाह रहा है कि आप यहाँ पर एक सिंगल तुल्य प्रतिरोध जो निकालना चाह रहे हैं, काम करिए, इन तीनों को हटा दिए और तीनों को जोड़कर जो परिमाण आता है उसके परिमाण का प्रतिरोध यहाँ लगा दीजिए। तो ये तीनों मिलकर जो दे रहे हैं, जो प्रभाव दे रहे हैं इस परिपथ को, वो अकेले दे देगा। ये होता है क्या, श्रेणी क्रम में। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, सभी प्रतिरोध में धारा समान होती है और सभी प्रतिरोधों में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ये विभवांतर तीनों बट जाएगा, समान मात्रा में बटेगा ऐसा नहीं है, अपने प्रतिरोध पर निर्भर करता है वो। चलिए, समांतर संयोजन का मतलब है कि सभी प्रतिरोधों का प्रारंभिक बिंदु एक हो, अंतिम बिंदु एक हो, सब एक ही जगह से स्टार्ट हुए हैं और सब एक ही जगह पे खत्म हुए हैं। चलिए देखिए, इस तरीके से संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर संयोजन। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर हम इसको देखें, सबका प्रारंभिक बिंदु ये है और सबका अंतिम बिंदु ये है। अगर हम इसमें बैटरी लगाते हैं तो अब आप देखते हैं कि यही विभवांतर इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है। इसका मतलब
सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान है। सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान है। साथ ही साथ अगर ये धारा है I, तो जब यहाँ जाएंगे तीन रास्ते हैं, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I3 इधर गया, ठीक है। I1 इधर गया, I2 इधर गया, I3 इधर गया, तो हम क्या कहेंगे, सभी प्रतिरोधों में धारा भिन्न है। हम फिर से तुल्य प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन तीनों को हटा के एक सिंगल प्रतिरोध लगा दें और वो बिल्कुल वैसा ही प्रभाव दे जैसा ये तीनों मिलकर इस परिपथ को दे रहे हैं। तो हम इसको फिर से ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ये V ही रहे और इन सब को हटा के हम एक तुल्य प्रतिरोध, ठीक है क्या, ये बिल्कुल I ही रहे तो ये V ही रहे। अब यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, I बटा है तो टोटल I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो यहाँ से लिख दिए हम, यहाँ से देखिए I इक्वल टू V बटे R, I इक्वल टू V बटे R, और I1 इक्वल टू V1 बाई R1, यहाँ से I2 इक्वल टू V2 बाई R2, I3 इक्वल टू V3 बाई R3, ठीक है। लेकिन आपको पता है सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान है, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, तो ये क्या हो जाएगा, V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। V को उभयनिष्ठ लेके काट देंगे तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, 1 बटे R इक्वल टू 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3, और रहता तो ऐसे जुड़ते जाता। तो ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी का या समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो एक है किसका, ये है श्रेणी का और ये है समांतर का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बिंदु A और B के बीच, ये मान ले जाए आपको प्रतिरोध दिया है 2 ओम, ये दिया है 2 ओम, ठीक है, ये दिया है आपको 2 ओम, ये दिया है आपको 2 ओम, सब 2 ओम दिया है, ठीक है। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसको हम समझने के लिए R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं, इसको R3 कर देते हैं, इसको R4 कर देते हैं। अब देखिए ये और ये श्रेणी में है कि समांतर में है, नहीं बता सकते। ये और ये श्रेणी समांतर में है, नहीं बता सकते। ये और ये किस में कनेक्टेड है, नहीं बता सकते। ये और ये किस में है, नहीं बता सकते। लेकिन ये बता सकते हैं कि देखिए, ये बता सकते हैं कि R1 और
R2 श्रेणी में है, ये बता सकते हैं। साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि R3 और R4 समांतर में है। ठीक है क्या? तो पहले जिसको हम बता सकते हैं उसको हल कर लेना है। तो R1 और R2 श्रेणी में है, तो R1 और R2 को हल कर लेता हूं। तो श्रेणी में क्या फॉर्मूला है? R बराबर R1 धन R2। तो ये क्या आ गया? R1 कितना है? 2 है। R2 कितना है? 2 है। इन दोनों परिणामी तुल्य कितना आ गया? 4 ओम आ गया। ठीक है, इन दोनों परिणामी कितना आ गया? 4 ओम। R3 और R4 समांतर में है, तो इसको R डैश लिख देता हूं क्योंकि और जरूरत पड़ेगा। तो 1 बटे R डबल डैश बराबर क्या लिखूंगा? 1 बटे R3 धन 1 बटे R4, क्योंकि किस में है? समांतर में है। तो 1 बटे R डबल डैश बराबर 1 बटे 2 धन 1 बटे 2, तो 1 बटे R डबल डैश इक्वल टू 1 बटे 1, तो R डबल डैश इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों का परिणामी मुझे पता है, इन दोनों का परिणामी पता है, तो नया मेरा परिपथ किस तरीके से बनेगा? ये है A, ये है B। इन दोनों का परिणामी मैंने कितना लिख दिया है? 4 ओम। और इन दोनों का परिणामी कितना लिख दिया है? 1 ओम। अब आप बता सकते हैं कि R डैश और R डबल डैश किस में है? श्रेणी में है। तो हमने इन दोनों को हल कर लिया। और श्रेणी में क्या लिखते हैं? R ट्रिपल डैश कर दिए बराबर R डैश धन R डबल डैश, दोनों को जोड़ देंगे, 4 धन 1 बराबर 5 ओम आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का परिपथ दे तो घबराना नहीं है। पहले जो जिसमें कनेक्टेड है, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं ये जानते हैं, ये दोनों किस में जुड़े हैं ये जानते हैं, इनको अलग हल कर लीजिए, इनको अलग कर लिए, नया परिपथ बन गया। अब ये समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले एक छोर से हल करते आना है कि जो जिसमें कनेक्टेड है जानते हैं, उसका परिणामी, इसका परिणामी। अब इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। अब दिख रहा है कि दोनों श्रेणी में है, हमने दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है अमीटर और एक है वोल्ट मीटर। ठीक है, अमीटर का जो प्रतीक चिन्ह है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ऐसे दिखाया जाएगा, ए लिखा रहेगा इसमें। ठीक है, इसे श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है, इसे श्रेणी में जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पे ये कोई परिपथ है, तो इस परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है। इसी धारा को मापने के लिए आप श्रेणी में कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक अमीटर जोड़ सकते हैं। ये सब श्रेणी में है। अब श्रेणी में ही क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये धारा मापेगा, तो धारा तो इसी में मापना है। ठीक है, तो इसको श्रेणी में जोड़ा जाता है। अब देखिए कि मान ले जाए आई धारा यहाँ से जा रहा है, जिसको ये माप लिया, तो एक अच्छा अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए।
एक अच्छा अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। क्यों? यहां से धारा प्रवाह होगा, उसी को ये माप रहा है। अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तब धारा यहाँ से जाएगा नहीं, जाना नहीं चाहेगा, या प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा वहाँ धारा का नुकसान होगा। जो वैद्युत धारा है हमेशा ऐसे पथ का चयन करता है जिस पथ का प्रतिरोध कम हो, और प्रतिरोध ज़्यादा होने पर ऊर्जा के रूप में, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में धारा का नुकसान होता है। इसका मतलब अगर अमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वहाँ वैद्युत धारा का नुकसान होगा। तो सर्किट में धारा बह रहा है कुछ और वो माप रहा है कुछ और, क्योंकि कुछ धारा को तो खुद ही नुकसान कर दिया ऊष्मा के रूप में। इसका मतलब प्रतिरोध बहुत कम होगा, तब जाके सारे करंट को, सारे वैद्युत धारा को अपने से गुजरने देगा और उसको सही सही माप पाएगा। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में ऐसा बोल दिया जाता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। पर आदर्श अमीटर जैसा कोई चीज होता नहीं है, एकदम परफेक्ट बनाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक आदर्श अमीटर है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। अब बात है कि सर आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है कि अगर अमीटर को समांतर में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर अमीटर को हम समांतर में जोड़ते हैं, सपोज समझने के लिए, यहाँ देखिए हमने ये प्रतिरोध है, ठीक है, और अभी धारा प्रवाह हो रहा है ऐसे, और अमीटर को हमने ऐसे समांतर में जोड़ दिया, तो अमीटर का जो प्रतिरोध है वो तो बहुत कम है। तो जो करंट यहाँ पर जाएगा वैद्युत धारा, तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और वैद्युत धारा हमेशा उस रास्ते का चयन करता है जिसमें प्रतिरोध कम हो। इसमें प्रतिरोध बहुत कम है, इसमें प्रतिरोध बहुत कम है, तो कोई भी करंट इधर से नहीं जाएगा या बहुत करंट इधर से जाएगा, पूरा पूरा कहाँ से चला गया? अमीटर से, और अमीटर को वो धारा क्या कर देगा? खराब कर देगा। इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, जब भी अमीटर को समांतर में कनेक्ट किया जाएगा तो प्रतिरोध, सर्किट का प्रतिरोध है ना, परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, और बहुत मात्रा में करंट कहाँ से पास हो जाता है? अमीटर से। और बहुत मात्रा में जब अमीटर से करंट पास होगा तो वो क्या कर देगा? उसको जला के राख कर देगा। इसका मतलब अमीटर को खराब कर देगा। ठीक है, जब ये अमीटर नहीं था तो जो इसका प्रतिरोध था वो तो था, जैसे अमीटर को लगाया जिसका प्रतिरोध कम है, धारा को एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां पर प्रतिरोध क्या है? बहुत कम है। जब भी प्रतिरोध कम होगा अचानक से धारा का मात्रा बढ़ जाएगा और वो अमीटर को क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो इसका आंसर ऐसे ही लिखेंगे कि जब भी अमीटर को समांतर में कनेक्ट किया जाएगा तब परिपथ का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमीटर से धारा प्रवाह होगा जो कि अमीटर को खराब कर सकता है। वोल्ट मीटर, तो प्रतीक चिन्ह तो आप जानते हैं, वोल्ट मीटर को इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, इसे समांतर में जोड़ा जाता है, इसे समांतर में जोड़ा जाता है। देखिए, मान ले जाए कि ये प्रतिरोध है और आप चाहते हैं, जब भी प्रतिरोध बनाए तो समझ जाना कि ये कोई ना कोई वैद्युत उपकरण है ना, टीवी, एसी, फ्रिज जो भी लगाए हैं आप, उसको सबको प्रतिरोध से दिखा दिया जाता है। ये V है। अब आपको इस प्रतिरोध में से मापना है कि इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है, तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर को। और ये क्या मापेगा? यहाँ से जाएगा करंट I और ये क्या मापेगा? V = IR। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा? समांतर में। अब देखिए, एक अच्छा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है, एक अच्छा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध काफ़ी अधिक होना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा नहीं है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा नहीं है, तो कुछ करंट यहाँ से भी पास होगा, तो यहाँ जो करंट है वो कम हो जाएगा, तो V = IR, कम आंसर देगा ये। भाई ये किसको मेजर कर रहा है कि कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है और कितना प्रतिरोध है, दोनों गुणा करके वो आंसर बता रहा है। अगर यहाँ से धारा पास हो गया, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर कम हुआ तो यहाँ से धारा पास होगा, तो यहाँ से गुजरने वाला धारा का मान कम हो जाएगा, और IR जो देगा, I का मान कम है तो ये मान भी क्या दे देगा? कम देगा। इसलिए एक अच्छा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध काफी अधिक होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसको अगर हम श्रेणी में कनेक्ट कर दें तो खुद का प्रतिरोध इतना ज़्यादा है कि धारा प्रवाह हो ही नहीं पाएगा। अगर बोल दें कि वोल्ट मीटर को हम श्रेणी में कनेक्ट कर दें, श्रेणी में जोड़ दें, तो क्या होगा? तो धारा ही प्रवाह नहीं हो पाएगा, बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाह होगा, क्योंकि उसका खुद का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो परिपथ ही ठीक से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि धारा का मात्रा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका अमीटर और वोल्ट मीटर के बीच क्या अंतर है ना। कभी कभी आपको अगर कहीं सुनने को मिल जाए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, तो इससे क्या मापा जाता है? अमीटर से धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में इसी को लिखना, अमीटर धारा मापने का काम करता है, उसका प्रतीक चिन्ह है, श्रेणी में जोड़ा जाता है, और ये सब। इसमें क्या लिखना? विभवांतर मापा जाता है, इसे, ये प्रतीक चिन्ह है, इसे समांतर में जोड़ा जाता है, एक अच्छा वोल्ट मीटर, ये सब। गैल्वेनोमीटर वही काम करता है जो अमीटर काम करता है, मतलब इससे भी धारा मापते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि इसका संवेदना बहुत अधिक होता है, बहुत कम मात्रा के धारा को मापने का काम करता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? अल्प धारा मापने के लिए, अल्प धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह इस तरीके से होता है, या कहीं कहीं पर ये G लिखा हुआ, गैल्वेनोमीटर का G लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो मोस्टली इस जगह पर आपको ऐसे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर अल्प धारा मापने के लिए, अगर आप इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, जो सामान्य सर्किट है, गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा, क्योंकि वो उतना धारा उसके लिए बहुत ज़्यादा होगा। अल्प धारा का मतलब माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में, इस धारा को ये माप सकता है, और अमीटर का संवेदना उतना नहीं होता है, बहुत कम धारा को अमीटर नहीं माप पाएगा। तो अल्प धारा मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए ठीक है। हम अगले क्लास में देखेंगे कि कितना मात्रा में वैद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसका मतलब हम वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव को और घरेलू परिपथ, घर में जो आपका वायरिंग हुआ है उसमें किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैद्युत फ्यूज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, किसके साथ? घरेलू परिपथ और धारा के तापीय प्रभाव के साथ। थैंक यू।